Hello, friends. Let's read today W.H. Auden's famous poem Petition. पहले तो इसकी टाइटल की बात कर लेते हैं। पेटिशन जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज में जो मैन इन अथॉरिटी होता है, चाहे जो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसको हम जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड पेटिशन। जब हम इन रिटन कुछ ऑफिशियल पर्पस के हिसाब से अपनी दरख्वास्त करते हैं, वहाँ सिफारिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटिशन। यहाँ पर W.H. ऑर्डन रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। ये पोएम 1930 में लिखी गई थी। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो डेकेड था, उस समय बहुत ज़्यादा लोगों में भावनाएं ऐसी हो चुकी थी कि देयर वाज नथिंग लाइक टू बी लिविंग। लोग अपनी ज़िंदगी से हताश निराश रहे हैं उस डेकेड में, क्योंकि एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हिटलर और मुसोलिनी कर ही रहे थे, जो कि 1939 में स्टार्ट भी हो गया, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो उन सब पहलुओं को देखते हुए लोग स्पिरिचुअलिटी से जा चुके थे थोड़ा दूर, और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डाउट्स, संशय आ चुके थे। उन्हीं चीज़ों को कहीं न कहीं कह रहे हैं कि उन ज़िंदगी उनकी सँवारने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईश्वर से कि आप उनको सही रास्ते पर लाइए, लोग भटक चुके हैं। देयर इज़ नो होप लेफ्ट इन देयर लाइफ। तो 1930 में पब्लिश हुई थी इन पोएम्स में। इसका ट्रांजिशनल पोएम कही जाती है। एक तरफ जो सिगमंड फ्रॉयड थे, उनकी साइकोलॉजी, और दूसरी तरफ जो कार्ल मार्क्स थे, उनकी फिलॉसफी से W.H. ऑर्डन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इसमें जो उन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात की है, तो उसका मानना है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए हैं, वो लोगों को इस वजह से हुए हैं कि लोग अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं नेचुरल, जो कि कुदरत ने दी हैं हर इंसान को, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते ही हैं। तो हर कोई एक सेक्सुअल अर्ज से प्रभावित है, बट उसको कोई दबाता है, कोई उसको एक्सप्रेस करता है। तो लोग बहुत ज़्यादा रिप्रेस कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रेशन की वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो चुके हैं। इस वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो उनको व्यक्त करने के लिए या उनको सही रास्ता दिखाने के लिए जो लोग नेगेटिविटी के रास्ते पे चल रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड से। तो लेट्स बिगिन। Sir, no man's enemy, forgiving all, but will his negative inversion be prodigal? Send to us power and light, sovereign touch, curing the intolerable neural itch. The exhaustion of weaning, the liar's quinsy, and the distortions of ingrown virginity prohibit sharply the rehearsed response and gradually correct the coward's stance. वो कह रहे हैं कि सर, यहाँ पर जैसे कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि ये पोएम रिक्वेस्ट ना होकर के कमांड है, क्योंकि गॉड को वहां पर वो सर की तरह, जैसे हम किसी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हैं, एड्रेस करते हैं, उस लहजे में उन्होंने भगवान को एड्रेस किया हुआ है कि सर, नो मैन इज एनिमी, कोई भी आदमी आपका दुश्मन नहीं है, आप किसी इंसान के दुश्मन नहीं है, क्योंकि आप फॉर गिविंग ऑल, आप सब कुछ माफ कर देते हैं। हम इंसान कोई भी गलतियां करें, कुछ भी करें, लेकिन अंततः आप सब कुछ माफ कर ही देते हैं। लेकिन बट विल हिज नेगेटिव इन्वर्जन, क्या आप उस नेगेटिव इन्वर्जन का मतलब ये ग्रामेटिकल टर्म है जिसमें चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। जैसे सेंटेंस को उल्टा पढ़ेंगे तो वैसा ही सेंस आएगा, सीधा पढ़ेंगे तो वैसा सेंस आएगा, या जो शब्दों का ऑर्डर होता है वो चेंज कर देते हैं, तो इन्वर्जन कहा जाता है। तो लोग अपने जो आध्यात्मिक रास्ता था उससे भटक गए हैं और कहाँ चल रहे हैं, नेगेटिव रास्ते पे चल रहे हैं। और वो भगवान की जो विल है, सुप्रीम विल, उस पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। तो क्या वो कह रहे हैं कि क्या आप सब कुछ माफ कर देते हैं? क्या आप इस आदमी की जो धृष्टता है कि वो आपके अस्तित्व को क्वेश्चनिंग कर रहा है, आपके अस्तित्व पे, क्या आप उसको भी माफ करेंगे? तो एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि यस यू हैव टू, क्योंकि आप जो हो सर्वे सर्वा हो, और आप सब कुछ करने के लायक हो, और आपके ही हम अल्टीमेटली आपके ही अधीन है। आपको इंसान के नेगेटिव इन्वर्जन या उसकी जो नेगेटिविटी है आपके अस्तित्व को लेकर के, उसे भी आपको माफ करना पड़ेगा। बी प्रोडिगल, क्योंकि आप बहुत उदार हैं। प्रोडिगल का मतलब उदार आप हो जाइए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पेटिशन करता हूँ आपसे कि आप सब कुछ माफ करते हुए, उदारता दिखाते हुए, इंसान की उस इच्छा को भी माफ कर दीजिएगा जो आपके विरुद्ध उठ रही है, या वो अपने आप को स्पिरिचुअल ना बना करके जितना ज्यादा
बहुत ज़्यादा लोग भौतिकतावादी होते जा रहे हैं और आपकी उस अस्तित्व को, आपकी सुप्रीम विल को भी कहीं न कहीं क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फॉरगिव ऑल, बी प्रोडिगल। आगे कहते हैं सेंड टू अस पावर एंड लाइट। आप हमें वो ताकत दीजिए, वो आप अपने ज्ञान का प्रकाश हमारी तरफ भेजिए, ए सॉवरेन टच। और एक सॉवरेन टच, क्योंकि आप एक राजा की तरह वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके ही पूरी तरह से प्रभुत्वशाली हैं। सॉवरेन का मतलब जो प्रभुत्वशाली राजा हो, कि पूरा प्रभुत्व आप पर है और आपके अंदर वो क्षमता है कि आपकी एक सिंपल टच ही उन तमाम दिक्कतों को दूर कर देगी जो लोग, हम जैसे लोग या जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, सारे लोग महसूस कर रहे हैं। ये जो सॉवरेन टच है, ये एक रेफरेंस है। कहा जाता है कि इंग्लैंड के जो स्टुअर्ट किंग्स थे, जैसे चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड और जेम्स फर्स्ट, उनके बारे में कहा जाता था कि दे वर ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ क्यूरिंग इवन इनक्यूरेबल डिजीजेस बाय मेयरली टचिंग द पेशेंट। सिर्फ टच करने से ही पेशेंट की इनक्यूरेबल डिजीजेस को वो दूर कर सकते थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता था। उनकी टच में इतना ज़्यादा कुछ ब्लेसिंग है भगवान की। तो उसी हिसाब से कि आपकी टच इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड है कि इवन सिंगल टच विल हील ऑल द, क्यूरिंग द इनटॉलरेबल न्यूरल इच। अब ये न्यूरल इच क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें वास्तव में शरीर के, इंसान के शरीर में खुजली नहीं होती है, उसको महसूस होता रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये नर्वस सिस्टम से संबंधित एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ये क्यों हो गया है? क्योंकि हम उस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को भूल चुके हैं, या कहीं न कहीं जो, अगर सिगमंड फ्रायड की साइकोलॉजी की बात की जाए, तो इस वजह से हुआ है कि हम अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं नेचुरल, उनको हमने इतना ज़्यादा रिप्रेस किया, इतना ज़्यादा दबाया हुआ है कि हम, इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बन गए हैं। क्योंकि कोई भी अर्ज हो, यहाँ पर सेक्सुअल की बात नहीं की जाए, कोई भी अर्ज नेचुरल है, अगर उसको बहुत ज़्यादा दबा कर रखेंगे, तो डेफ़िनेटली उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि द एग्जॉशन ऑफ वीनिंग। वीनिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब कोई छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध जब पीता है, उसके बाद उसको जब छुड़ाया जाता है धीरे-धीरे, तो ये प्रोसेस कही जाती है वो वीनिंग। तो वो एग्जॉशन, क्योंकि जब जैसे ही वो दूध छोड़ता है तो उसको कुछ और चीज़ें खिलाई जाती हैं, तो तमाम, क्योंकि उसका शरीर आदत पड़ चुकी है अपनी माँ के दूध पीने की, और जब उससे छुड़ाया जाता है तो उसको थोड़ी एनर्जी लॉस लगता है, क्योंकि तमाम चीज़ों को, वो बाहरी चीज़ों को नहीं खाता है उतने मन से। तो वो अपने आप को थका हुआ, या अपने आप को समझता है कि देयर इज़ नो एनर्जी इन हिज़ बॉडी या हर बॉडी। तो उसी हिसाब से कि हम लोग सब कुछ छोड़ चुके हैं, या हम वीनिंग हो चुके हैं कहाँ से? फ्रॉम द स्पिरिचुअल पाथ, या जो सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है उससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। तो हम पूरी तरह से अपने आप को खत्म महसूस कर रहे हैं, और उस खत्म महसूस करने को, हमारी जो एनर्जी लॉस है, उसको पूरा कौन करेगा? दैट सॉवरेन टच, ईश्वर का वो एक सिंगल टच ही हम सारी समस्याओं को, हमारी जैसे न्यूरल इच हो गई और एग्जॉशन ऑफ वीनिंग, इन सब तरह की समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। यू आर कैपेबल ऑफ दैट। द लायर्स क्विंसी। अब ये क्विंसी क्या है? ये जो टॉन्सिल होते हैं लोगों को कई बार बन जाते हैं, तो ये टॉन्सिलाइटिस के बारे में है कि जो झूठ बोलते हैं, या वो नेचुरल नहीं बोल पा रहे हैं, झूठ बोलने के चक्कर में उनको कुछ ऐसे रोग हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी नेचुरलिटी को खो चुके हैं। तो इन तमाम बीमारियों को, चाहे वो न्यूरल इच हो, चाहे वो एग्जॉशन ऑफ वीनिंग हो, और चाहे लायर्स क्विंसी, इन सबको आप एक सिंगल टच से दूर कर सकते हैं। आगे और कहते हैं, एंड द डिस्टॉर्शंस ऑफ इनग्रोन वर्जिनिटी। अब ये बात डायरेक्ट उसी रिप्रेशन की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रेशन की, कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्जिन जैसा महसूस कर रहे हैं, या जानबूझ के हम उन सब चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम बायोलॉजिकली बनाए गए हैं, और हमारे सबके अंदर वो हार्मोन्स कुदरती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से डाला गया हो, बस ये है कि समाज में तमाम तरह के बंदिशें हैं, एथिकल मोरालिटी है, एथिक्स है, जिसके हिसाब से हम अपने इंडियन कल्चर में तो बहुत हिसाब से रहते हैं। हमारे लिए ये चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा टैबू हैं, इन पे कभी बात नहीं करते। और जो फ्री एक एटमॉस्फेयर होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं न कहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतना नहीं जानते, बस किताबों में, मैगज़ीन्स में या इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है कि यस, दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर सेक्सुअल डिज़ायर्स। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा, क्योंकि हम उस कल्चर में पले-बड़े हैं, हमारे अंदर वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन ये पोएम, क्योंकि यूरोपियन एक एटमॉस्फेयर पे लिखी गई है, तो वहाँ भी कुछ एथिक्स की वजह से या मोरालिटी की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा रिप्रेस करते हैं,
उनको एक्सप्रेस नहीं करते या उनको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट नहीं कर पाते, जिस वजह से उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक विकार हो जाते हैं ड्यू टू इनग्रोन वर्जिनिटी, जो कि उनके मन में वो सोचते हैं कि यस वी हैव टू अब्सटेन फ्रॉम दैट सेक्सुअल एक्ट्स जो कि इमोरल समझे जाते हैं। इसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान क्या है? दैट इज सॉवरेन टच, लाइट एंड पावर फ्रॉम गॉड। तो वो ये पिटिशन कर रहे हैं। आगे और कहते हैं कि प्रोहिबिट शार्पली द रिहर्स्ड रेस्पॉन्स। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? रोक देना। शार्पली मतलब तुरंत रोक दीजिए। द रिहर्स्ड रेस्पॉन्स, रिहर्स मतलब क्या होता है? जैसे जो हम लोग एक्टिंग करते हैं कभी किसी प्ले में या कहीं कुछ, तो उसको हम कई बार अपने डायलॉग्स को रिहर्सल करते हैं क्योंकि वो हम नेचुरलिटी अपनी गायब करते हैं, हमें वो कहना है जो हमको डायरेक्टर या कोई कुछ बताता है। या जब हम जानबूझ के कुछ चीज जिसको हमें, जैसे हमें झूठ बोलना है किसी सिचुएशन में, तो कई बार लोग उसको अपने मन में कई बार दोहराते हैं कि कहीं उससे गलत सच्चाई ना निकल जाए। तो कुल मिला के ये है कि जब वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं, रिहर्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जानबूझ के बोला गया अननेचुरल, तो वो नेचुरल नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश करिए कि लोग अपनी नेचुरलिटी की तरफ वापस आएँ। उनकी जो आर्टिफ़िशियलिटी है या जो बनावटी भाषा है, आप उसको रोक दीजिए। आप उनको ये बताइए कि आप उनके अंदर वो क्षमता लाइए कि दे शुड बी नेचुरल टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स। वो उनके अंदर सच्चाई आ जाए और वो बनावटी चीज़ों से दूर हट जाएँ। तो रिस्पॉन्स उनका कैसा होना चाहिए? नेचुरल, ना कि रिहर्स्ड। रिहर्सल किया हुआ नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। एंड ग्रेजुअली करेक्ट द कॉवर्ड्स स्टैंस। इसके अलावा धीरे-धीरे आप ठीक कर दीजिए कॉवर्ड्स स्टैंस। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग करते हैं सच बोलने की और जानबूझ के झूठ बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। कॉवर्ड्स स्टैंस का मतलब क्या है कि वो अपनी भावनाओं को दबाए हुए घूम रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहे हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, तो वो अपने आप को सप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं। तो उनके जो कॉवर्ड्स का स्टैंस है, उनकी जो कायरता या उनकी जो दिक्कत है एक्सप्रेशन की, उसको आप दूर कर दीजिए और वो भी बोल्डली अपने विचारों को रख सकें और लोगों में एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? गॉड। यू आर कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग ऑल दीज़ डिसऑर्डर्स, चाहे वो साइकोलॉजिकल हों और चाहे वो सोशल हों। येस, यू आर कैपेबल। वो ऐसा कहने की कोशिश करते हैं। आगे कहते हैं कि कवर इन टाइम विद बीम्स दोज इन रिट्रीट। कवर इन टाइम मतलब जल्दी ही कंट्रोल कर लीजिए, इन टाइम मतलब जल्दी ही कर दीजिए, क्योंकि बीम्स ऑफ दोज, बीम्स का मतलब क्या है कि जो लाइट है आपके ज्ञान की, आपके ज्ञान का जो प्रकाश है वो डाल दीजिए किन के ऊपर? दोज इन रिट्रीट। इसके अलावा समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिट्रीट मतलब भागना होता है, पीछे हटना, जो कि ज़िम्मेदारियों से और फ्रॉम द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और आपस में एक-दूसरे से मिलने से दूर भागते हैं, कटे-कटे से रहते हैं। तो उन लोगों को ह्यूमैनिटी से दूर भाग रहे हैं, अपना कायरता जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं, तो उनको आप तुरंत पकड़िए या उनको आप ढूँढ कर लाइए, दैट स्पॉटेड, इनकी आप तलाश कीजिए। दे टर्न दो द रिवर्स वर ग्रेट, क्योंकि उनके लिए वापस आना वास्तव में वर ग्रेट मतलब बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा बन गया है, दे आर एस्केपिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रॉम द ट्रू पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ। तो आप उनको ढूँढ के लाइए, आप अपनी ज्ञान का प्रकाश ऐसे लोगों पर डालिए, उनको चिन्हित कीजिए, उनको उनका सिलेक्शन कीजिए एंड ब्रिंग देम टू द नेचुरल पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। उनको मानवता के लाइफ के असली रास्ते पे लाइए और उनकी जो एस्केपिज़्म की फीलिंग है, उससे आप उनको दूर करिए, सुधारिए। पब्लिश ईच हीलर इन दैट सिटी दैट इन सिटी लिव्स। इसके अलावा हीलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो लोग जो वास्तव में दूसरे लोगों के लिए गाइड का काम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही पायस लाइफ जीते हैं और थोड़ा अपने आप को बाकी लोगों को इम्प्रेस करने की उनके पास क्षमता होती है, क्योंकि वास्तव में उनका जीवन अनुकरणीय होता है। तो वो कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल गाइड बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, जो शहरों में रहते हैं, तो आप उनको पब्लिक कीजिए। आप उनका नाम कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग उनके बारे में जान जाएँ और जाकर के अपनी सम जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करें। और ये हीलर जो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ रहते हैं, तो वो हमारी समस्याओं को कम से कम दूर कर सकते हैं एंड दे कैन बी स्पिरिचुअल गाइड फॉर अस। हमारे लिए वो एक आध्यात्मिक गुरु का काम कर सकते हैं। और कंट्री हाउसेस एट द एंड ऑफ ड्राइव्स। अब इस बात का मतलब ये है कि वो ऐसे गाँव में या ऐसे शहरों में किनारे पे रहते हैं, क्योंकि लोग उनकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं।
वास्तव में ये बात सच भी है कि जो लोग वास्तव में गुणवान होते हैं, वो बहुत तमाम चीज़ों से थोड़ा हट कर के रहते हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं। वो किसी को जानबूझ के दिखाने नहीं आते कि यस वी आर सो ब्लेस्ड या वी आर सो स्कॉलर। तो ऐसे लोग जो कि दूर-दराज या मेन जो सोसाइटी है उससे किनारे पर, एक सिंबॉलिकल अर्थ है यहाँ पर कि उसके किनारे पर जो रह रहे हैं सोसाइटी के, उनको आप बीच में लाइए, जिससे कि दूसरे लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइड का काम कर सकें और वास्तव में हमारे लिए एक सही रास्ता वो दिखा सकें। एट द एंड ऑफ ड्राइव्स का मतलब क्या है कि किनारे पर, उनको आप बीच में लाइए, उनसे पब्लिश कीजिए उनका नाम, जिससे कि हम लोग जान सकें एंड वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम दोज़ देयर नॉलेज एंड देयर स्पिरिचुअल डेप्थ। आगे कहते हैं कि हैरो द हाउस ऑफ द डेड। अब हैरो का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब स्ट्रेचर होता है। जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, उनको कहते हैं कि स्ट्रेचर पे जो पेशेंट लेकर जाए जाते हैं। हाउस ऑफ द डेड या डेड बॉडी रख कर के जिनको मॉर्चरी में पहुँचाया जाता है, उन स्ट्रेचर्स पे। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बस ज़िंदगी जी रहे हैं बट स्पिरिचुअली दे आर डेड। स्पिरिचुअली दे आर डेड। तो आप उनको, क्या है कि उनकी जो ज़िंदगी चल रही है उसको आप थोड़ा उसमें विघ्न डालिए या उनको थोड़ा, जैसे नहीं कहते हैं किसी को नींद से जगाना टाइप, कि उनको आप उनकी नींद से जगाइए, स्पिरिचुअल डेथ है उससे उनको उठाइए और जिससे कि वो एक नॉर्मल जो ज़िंदगी जीने की जो धारा है उसमें वो शामिल हो जाएँ। हैरो द हाउस ऑफ द डेड का मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को दे आर लिविंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, उनको आप थोड़ा जगाइए, उनके अंदर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भरिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिससे कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी उथल-पुथल मचे और वो अपने उस नींद से, उस डेथ जैसी स्लीप से बाहर आएँ और उस स्पिरिचुअल रास्ते पर चलें। लुक शाइनिंग एट न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, और वो देखें कि देखो नई-नई चीज़ें आ रही हैं। शाइनिंग एट द न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि जो निर्माण है, क्रिएटिविटी है, नए-नए तरीके आ रहे हैं आजकल। उस क्रिएटिविटी के या ज़िंदगी जीने के जो नए-नए तरीके हैं, उनको वो देखें और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ। न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? न्यू वेज़ ऑफ लिविंग लाइफ़, कि ज़िंदगी जीने के जो नए-नए तरीके हैं, विद द स्पिरिचुअल वेज़, विद द क्रिएटिव वेज़ एंड विद द हेल्पिंग अदर्स। तमाम तरह के रास्ते हैं जिनमें हम पढ़ कर के अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। तो ये ऐसी उनकी थिंकिंग है। अ चेंज ऑफ हार्ट, ओ हे प्रभु, आप उनके मन को बदल दीजिए। ये मेरी आपसे पेटिशन है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या है कि उन लोगों के हृदय में परिवर्तन ला दीजिए। तो ये सारी रिक्वेस्ट या पेटिशन डब्ल्यूएच ऑर्डन ने की है इस पोएम में, और ये उस समय कंटेम्परेरी सोसाइटी के हिसाब से ये पोएम लिखी गई थी 1930 में। आजकल हालाँकि आज भी तमाम चीज़ें हैं, और जैसे कि टी.एस. एलियट ने द वेस्टलैंड में कहा है, या उनकी और भी पोएम्स हैं, प्लेस में हैं, जिनमें उन्होंने लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा थीम क्रिएट की है अपने बहुत सारे प्लेस में। ठीक वैसे ही डब्ल्यूएच ऑर्डन का भी स्टाइल लगभग वैसा ही है, थीम्स लगभग टी.एस. एलियट जैसी रहती हैं, जिनमें वो स्पिरिचुअलिटी पर और तमाम जो सोसाइटल डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको उठाते हैं अपनी पोएम्स में। तो उम्मीद है ये पोएम आपको समझ आई है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ यू विश एंड इफ यू फाइंड इट यूज़फुल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।